गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजना मैम ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट भी हो चुकी हैं और आपको अब उसमें एडमिशन लेके बहुत सारे क्वेश्चन आज आपको मिलने वाले हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के इतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके बिहार जुडिशरी में भी और जो स्टेट्स के आप जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसमें भी आपको मिलने वाले हैं। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप सही तरीके से उसको तैयार कर पाएंगे। तो ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए हम केवल आज एक बात कहेंगे जो आप उसको सुनिए और सुनने के बाद उसका मंथन करिए। हम वह साख नहीं जो बिखर जाएंगे, हम वह साख नहीं जो बिखर जाएंगे, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहें, यानी कि औकात ना दिखाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे और आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे और आपको देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊं आपको जितना मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो में आपको वो सब कुछ मिलने वाला है इसमें। और जितने क्वेश्चन मैं बताती चली गई थी वही सब जुडिशरी में आए हैं। एमपी जुडिशरी देख लीजिएगा आप, यूपी देख लीजिएगा, बिहार, छत्तीसगढ़, हर स्टेट में वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो लोग बिहार जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मार दीजिए, एक तरीके से धुआंधार कर दीजिए इस कंपटीशन को और आगे बढ़ जाइए और बढ़ने के बाद एक सिलेक्शन आप ले लीजिए। तो गाइज मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि हमको पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ हमको मंथन करना है और मंथन करने के साथ साथ हमको एक सिलेक्शन लेना है और एक पोस्ट पाना है। तो वह पथ क्या, पथिक परिश्रम क्या जिसमें बिखरे शूल ना हो, नाविक की वह धैर्य परिक्रमा क्या जिसमें धाराएं विपरीत ना हो। तो धाराएं तो आपकी विपरीत होंगी ही, एक स्टेट में नहीं होगा, 2 स्टेट में नहीं होगा, लेकिन तैयारी आप ऐसी करिए कि आप हर स्टेट में सिलेक्शन पा पाएं और आपका नंबर 1 पे नाम हो जो आपको ये कहे कि इन्होंने 3 स्टेट में, 4 स्टेट में इन्होंने सिलेक्शन लिए हैं। देख लीजिए कितने आईएएस अधिकारी जो बन के आए हैं, अभी युवा हैं एकदम, और उनका आप देख लीजिए कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की है और कैसे चीज़ों का चयन किया है। तो आपको इस बात के लिए सम्मति है, कंसेंट है कि आप स्वयं अपनी इच्छा से अच्छा चयन लें, अच्छी जगह आप प्रवेश करें, अच्छे स्थान पर बैठें और पद और प्रतिष्ठा बनाए रखना ही आपका मूल कर्तव्य है। आप अपने माता पिता का, सभी का सम्मान करते हुए एक सिलेक्शन आप पा सकें जिसमें समाज की आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे। चलिए इंडियन एविडेंस एक्ट का हम देख रहे थे एक्ट नंबर 1 जिसमें हमने कई सारे पार्ट देखे, 3 पार्ट देखे थे, 167 सेक्शन देखे थे और हमने देखा था ये लैक्सफोरी विधि है। तो हम लोग अब क्वेश्चन आज तैयार करने वाले हैं जिसमें हमें मिलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 हमको मिलेगा, 2nd मिलेगा, 3rd मिलेगा, 4th मिलेगा। तो आ जाइए, बेयर एक्ट को अपने पास रखिएगा, ओपन करके रखिए बेयर एक्ट, कॉपी रखिए, पेन रखिए और अंडरलाइन करते जाइए। मैं बेयर एक्ट से ही आपको आज क्वेश्चन बताऊंगी जो आपको मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो गाइज हम आपसे यही कहेंगे कि बेयर एक्ट से बाहर ना जाएं, बेयर एक्ट से बाहर ना भटकें। बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं कि आप ये बुक पढ़िए, वो बुक पढ़िए। आपको नहीं पढ़ना है, आपको उतना पढ़ना है जिससे आप सिलेक्शन ले सकें, उतना जानना है जिससे आप एक पोस्ट पे आ जाएं। आपको वहां नहीं जाना है कि हम बहुत सारी टेक्स्ट बुक रख लें और रखने के बाद आप उसमें क्वेश्चन ही ढूंढते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं मैं आपको बता रही हूं, बेयर एक्ट से आप बाहर ना जाइएगा। केवल आप बेयर एक्ट अपने सामने रखिए, पेन रखिए, कॉपी रखिए और उसमें मैं बताती जाऊंगी, आप अंडरलाइन करते जाइएगा। देखिए सारे क्वेश्चन आपको वही मिलने वाले हैं। जो क्वेश्चन अगर आपसे बाहर जाते हैं तो जो आपका बेयर एक्ट होता है, बेयर एक्ट पे एक पेज लगा लीजिएगा, पेपर लगा लीजिएगा, चिपका लीजिएगा, उसमें आप केस लॉ अपने और जहां पर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो नोट करते जाइए। क्योंकि रिपीटेड जो क्वेश्चन होते हैं 80% आपके क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं।
15% क्वेश्चन मान लीजिए आपके ऐसे होते हैं जो आपके नए क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, और 10% आपके जो क्वेश्चन रहते हैं वो जो आपको केस लॉ से रिलेट करके दे दिए जाते हैं। लेकिन आपके 50 से 60% क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे, कहीं कहीं तो 80% भी हो जाते हैं। तो देखिएगा कि आपको जो क्वेश्चन तैयार करना है वो आप सारे पढ़ते जाइए, और पढ़ने के बाद उसको आप जो है अपने बेयरक पर नोट करते जाइए, जिससे आपके सारी चीज़ें दिमाग में रहेंगी, सारे क्वेश्चन सेट रहेंगे, और एग्जाम रूम में जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा हम क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे, लगा नहीं रहे, मैडम ने जो समझाया था एक एक क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा। तो आप देख लीजिए कि क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या है, उसको माइंड में सेट करने का तरीका क्या है, क्योंकि कंपटीशन एक गणित है। मान लीजिए गणित है और उसमें आपको उतर जाना है, तो बहता दरिया है, डूबता दरिया है, तैर के जाना है, हमको उस कंपटीशन से बाहर निकल जाना है। तो वही चीज है कि आप उस लाइन को ध्यान रखिए कि हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ने के साथ साथ सिलेक्शन लेना है, मंजिल तक पहुंचना है। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कठिन परिश्रम करते आते हैं, और कठिन परिश्रम कैसे करना है वो हम आपको सिखाएंगे कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है। और सभी स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट है, प्रिपरेशन में आए हैं, वो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जितने मैं तैयार कराती जा रही हूँ वो आप लोग तैयार रखिए, जिससे आपका पूरा एक एक एक्ट तैयार हो जाएगा। क्योंकि सारे स्टेट में जुडिशरी का जो पेपर होता है उसमें सभी को ये पता होना चाहिए इस बात के लिए, और आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग बहुत होशियार हैं, आप लोग ये जानते भी होंगे कि जो क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ आप लोग आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितना हमें पढ़ना है, पढ़ने के बाद हमको उसके क्वेश्चन सेट कर लेना है। और 15 से 20 क्वेश्चन आप डेली लगाते रहिए, आप रेगुलर वे में रहिए, हमारे संपर्क में रहिए, और इस यूट्यूब चैनल पर यानी कि हमारा अपना ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल पर आप लोग साथ साथ हमारे एक सेम ट्रांजैक्शन में बने रहिए। तो वही बात है, आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो देखिए लिखा है निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के लागू होने की सही तारीख। आ गया ना बात। मैंने पहले ही दिन जो आपको इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाया था, सबसे पहले हमने बताया था कि इसमें आप देखिए कि कितने पार्ट है, कितने चैप्टर हैं, और ये कब लागू हुआ। तो देखिए आप पहले में क्या दिखा रहा है क्वेश्चन में, 15 मार्च 1872, 1 सितंबर 1872, 1 जुलाई 1872, 1 फरवरी 1872। तो मुझे मालूम है फ्रेंड्स, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आपको पता ही होगी, क्योंकि मैं पहले ही वीडियो में, सबसे पहले मैंने वीडियो जब स्टार्ट किया था आपको बताया था कि 1 सितंबर 1872 को इंडियन एविडेंस एक्ट इन्फोर्स हुआ है। तो आपको ये चीज़ पता है। तो लागू होने की तिथि पूछा जाता है क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट कब इन्फोर्स हुआ। जैसे हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में पढ़ के आए थे कि 1 जुलाई को हुआ, 1 जुलाई 1882 को हुआ, एक्ट नंबर 4 है। तो हमने सबसे पहले बताया था इंडियन एविडेंस एक्ट नंबर 1 सितंबर 1872 को ये इन्फोर्स हुआ, और ये अन्य विधियों के साथ चलने वाला लॉ है जिसे कहा जाता है प्रोसीजर लॉ। तो समझ में आया ना कि 1 सितंबर 1872, तो कोई भी एक्ट जब बनाया जाता है, गजट नोटिफिकेशन जब किया जाता है, तो आप समझते हैं कि कोई कानून बनता है, तो कानून किसके लिए है, हम जनता की सुविधा के लिए। तो कानून जो बनाया जाता है, जब पार्लियामेंट इस चीज को बना देती है तो ये सब में लागू हो जाता है, यानी कि एक उसकी ऑथेंटिक डेट होती है जिस पे ये लागू किया जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं 1 अप्रैल 1974, और एक्ट नंबर 2 यानी कि सीआरपीसी का ये है, और उसी के साथ हमने पढ़ा था आईपीसी का, जिसको हमने कहा था 1 जनवरी 1862 को ये लागू हुआ। तो किसी भी एक्ट की, समझिएगा, किसी भी एक्ट की एक डेट होती है, यानी कि जब पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जब अपनी कंसेंट दे देते हैं तो ये लॉ बनाकर एक अधिनियम बनाया दिया जाता है, जिसको पूरे के पूरे समाज में इसको देखा जाता है कि इस
का जो अधिनियम संख्या ये है और इस दिन ये प्रवर्तन में आया, मतलब कि 1 सितंबर 1872 को ये इन्फोर्स हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1872। आपको आता भी होगा, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आता भी होगा क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। तो 1 सितंबर 1872 को ये आपका इंडियन एविडेंस एक्ट लागू हुआ। और एक चीज और, ये क्वेश्चन जो आपका बिहार जुडिशरी में पूछा गया है, मध्य प्रदेश जुडिशरी में पूछा गया है और यूपी जुडिशरी में पूछा गया है, जहां के स्टेट के आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर 10 साल के जो हैं यूपी जुडिशरी से लेके हर स्टेट के आप सारे क्वेश्चन पेपर नेट से निकाल लीजिएगा। और मैं देखिए आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और उसके साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि आपको क्वेश्चन दिमाग में कैसे सेट करना है। जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे एग्जाम रूम में जाकर तो आपको दिखेगा कि मैम ने तो यही पढ़ाया था, यही सारी चीजें मिल रही हैं। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमको इनको तैयार कैसे करना है। तो आप बताएंगे 1 सितंबर 1872 को इंडियन एविडेंस एक्ट लागू हुआ। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए लिखा हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कब प्रवर्तित हुआ। ठीक है, लागू होने की तिथि, प्रवर्तन की तिथि, कब लागू हुआ, कब प्रवर्तन में आया। तो आप देख रहे हैं 1 सितंबर 1872 यानी कि 1872, 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ है। अब आता है क्वेश्चन नंबर, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में वही चीजें आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए आप, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, जिसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। तो देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देखे, सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन एक ही टाइप में बने हुए हैं। तो आप दो चीज का ध्यान रखिएगा, एक प्रवर्तन की तिथि होती है, एक लागू होने की तिथि होती है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन देन सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। देखिए तीनों क्वेश्चन में जो बनाया हुआ है, एक में लिखा होगा 15 मार्च, ध्यान दीजिएगा, एक में लिखा होगा 15 मार्च और एक में लिखा होगा 1 सितंबर। तो इन्फोर्समेंट की डेट समझिएगा। तो बेरेक्ट आप सामने रखिए, बेरेक्ट में देखिए साइड में लिखा होगा, साइड में देख लीजिएगा 15 मार्च लिखा होगा 1872। तो एक डेट वो हो गई और एक हो गई प्रवर्तन की तिथि। तो जो इन्फोर्समेंट डेट होती है, समझिएगा, जो इन्फोर्समेंट डेट होती है यानी कि प्रवर्तन कराया गया है, जब हम देखेंगे कि प्रवर्तन की तिथि तो आप देखेंगे 1 सितंबर 1872 यानी इन्फोर्स हो गया सब में, और एक होता है लागू होने की तिथि कितना लिखा है 15 मार्च 1872। तो दोनों को चीजों को देख लीजिएगा और बेरेक्ट को सामने रखिएगा। तो आप देखिएगा तो सबसे पहले लिखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके नीचे लिखा है अधिनियम संख्या 1, उसके नीचे लिखा है, आप देखिए कि इसको 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया है। ध्यान दीजिएगा, लागू किया गया और प्रवर्तन किया गया, दोनों में अंतर है, मैं बता रही हूँ, प्रवर्तन की तिथि और लागू होने की तिथि। तो देखिए लिखा है सेक्शन नंबर 1 में आइए आप, देखिए उसमें लिखा है सेक्शन नंबर 2 में आइए, फर्स्ट में आइए, देखिए लिखा हुआ है कि 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ। तो यानी कि लागू होने की तिथि और प्रवर्तन की तिथि। तो प्रवर्तन की तिथि यानी 15 मार्च 1872, ध्यान दीजिएगा, और लागू होने की तिथि यानी कि आपका जो आ जाएगा 1 सितंबर 1872। यहां आपको 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है यानी कि 4। देखिए सेक्शन क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, लागू नहीं होता है। तो न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर, मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर, न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्रवाइयों पर, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात है, समझिएगा, न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर, मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर, ए और बी दोनों हो सकते हैं, और इनमें से न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्रवाइयों पर। तो देखिए अंडरलाइन कर दीजिए, नहीं होता है। तो हम पढ़े थे, आपको हमने बताया था, ध्यान देना, और
और इस चीज को समझना कि हमने पढ़ा था ऑल जज, ऑल मजिस्ट्रेट, देन अथॉरिटी पर्सन एक्सेप्ट इन आर्बिट्रेटर। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मध्यस्थ इसमें शामिल नहीं है। ध्यान देना आप लोग, बहुत इस बात को बारीकी से समझिएगा, क्योंकि जो मैं बता रही हूं आपको वो एज इट इज आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो देखिए लिखा हुआ है किस पे लागू नहीं लागू होता है अलग बात है, तो न्यायिक कार्रवाइयों पर हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है दे रहा है, क्वेश्चन में लिखा है नहीं होता है। तो नहीं होने का मतलब है, आप देखिए उसको लिखा हुआ है मध्यस्थ की कार्रवाई पर, और दूसरा दे रहा है शपथ पत्रों पर। ये हम आपको समझाने वाले हैं भी। तो ऑल जज, ऑल मजिस्ट्रेट एंड अथॉरिटी पर्सन, देखिएगा तो हमने पढ़ाया था आपको सेक्शन नंबर 3 इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें हमने आपको बताया था कोर्ट की डेफिनेशन। तो कोर्ट में हमने आपको बताई थी 3 चीजें, ऑल जज यानी कि ऑल जज, ऑल मजिस्ट्रेट और अथॉरिटी पर्सन, ये सब इसमें शामिल हैं, एक्सेप्ट इन आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ। मध्यस्थ इसमें शामिल नहीं है। तो बेरक देखिए सेक्शन नंबर 3 देखिए, सबसे पहले जो डेफिनेशन बताई थी हमने आपको बताया था कोर्ट, फैक्ट, रिलेवेंसी फैक्ट, देन फैक्ट इन इशू, और उसके बाद हमने आपको बताया था फैक्ट, रिलेवेंसी फैक्ट, फैक्ट इन इशू, और उसके बाद हमने बताया था आपको रिलेवेंसी फैक्ट के बाद फैक्ट इन इशू, जिसमें हमने आपको बताया था कोर्ट की डेफिनेशन में। तो कोर्ट में आपने देखा था ऑल जज, ऑल मजिस्ट्रेट, देन अथॉरिटी पर्सन, लेकिन एक्सेप्ट इन आर्बिट्रेटर्स यानी मध्यस्थों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, मध्यस्थ इसमें शामिल नहीं है। तो आर्बिट्रेटर इसमें शामिल नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा दे रहा है शपथ पत्रों पर ये लागू। तो हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि सेक्शन नंबर 3 इंडियन एविडेंस एक्ट का आप देखेंगे जिसमें लिखा है डेफिनेशन क्लॉज, जिसमें लिखा है कोर्ट। समझिएगा स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट भी हैं और इसमें जो है एडवोकेट्स भी हैं जो सभी लोग पढ़ रहे हैं, और BLLB वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, कॉम्पिटिटर भी होते हैं। तो समझिएगा, देखिए लिखा है कोर्ट, तो कोर्ट में शामिल हो जाता है ऑल जज, ऑल मजिस्ट्रेट और अथॉरिटी पर्सन। तो देखिए आप इसमें, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आप देखेंगे 4 क्वेश्चन में लिखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। तो लिखा है न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर, मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर, A और B दोनों, न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों पर। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है नहीं है, तो इसका मतलब आपका न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर, मध्यस्थ के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर और न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्रवाइयों पर। तो इसका मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू होता है, ये जान लीजिए, न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू होता है। और लागू किस पे नहीं होता है, तो इसमें शामिल हो जाएंगे ऑल जज, ऑल मजिस्ट्रेट, अथॉरिटी पर्सन एक्सेप्ट इन आर्बिट्रेटर। तो इसमें मध्यस्थ शामिल होने वाले नहीं हैं। समझिएगा दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिएगा, मध्यस्थ इसमें शामिल नहीं है। और दूसरा इसमें आता है शपथ पत्र। शपथ पत्र यानी कि ये 2 चीजें आती हैं जो कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करता। अब समझ लीजिएगा शपथ पत्र क्यों लागू नहीं होते हैं। तो मध्यस्थ यानी कि ऑल जज, ऑल मजिस्ट्रेट, अथॉरिटी पर्सन इसमें शामिल हैं, लेकिन क्या शामिल नहीं है, इसमें मध्यस्थ शामिल नहीं है, क्योंकि कंसेंट डिक्री नॉट अपीलेबल, यानी कि अगर सुलह समझौता हुआ है तो इसको लाई नहीं किया जाएगा, इसके खिलाफ कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। अब बात आती है शपथ पत्र, एफिडेविट। तो आप शपथ पत्र एफिडेविट को समझिएगा, शपथ पत्र एक होता है न्यायिक, समझिएगा, एक होता है न्यायिक, एक होता है गैर न्यायिक। तो न्यायिक और गैर न्यायिक
जुडिशरी होते हैं शपथ पत्र और गैर न्यायिक होते हैं। तो गैर न्यायिक, आप जब कोई भी स्टाम्प पेपर लेते हैं, समझ रहे हैं ना, जैसे आप लोग क्या करते हैं, एक शपथ पत्र पे एग्रीमेंट करा लेते हैं और लोगों को तो हमने और देखा है शपथ पत्र पे ही शादी करा लेते हैं, जिसको कहा जाता है नोटरी। तो क्या वो एक्सेप्ट है? क्या वो एक्सेप्ट है? वो एक्सेप्ट नहीं है। गैर न्यायिक और न्यायिक का मतलब होता है कि जब आप देखेंगे शपथ पत्र पर लागू, इंडियन एविडेंस एक्ट पर शपथ पत्र लागू नहीं होते हैं। जब आप स्टाम्प पेपर लेते हैं तो उस पर गैर न्यायिक लिखा रहता है, न्यायिक नहीं लिखा रहता है। तो यानी कि जब तक वो लिखा हुआ है, शपथ पत्र बनाया गया है और कोर्ट के सामने प्रिज्यूम नहीं किया जाता है, कोर्ट जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेती है, यानी कोर्ट का काम है कि चाहे वो तो एक्सेप्ट करे चाहे नहीं करे, हम लोग पढ़ चुके हैं। कोर्ट का काम होता है कि वो एक्सेप्ट कर भी सकता है कोर्ट और एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है, तो इसकी डिस्क्रेशन पावर है। तो सारे तथ्यों को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको बाहर भी कर सकता है। तो हमने देखा था रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्ट इन इशू, यानी जो भी फैक्ट लाइए आप सेक्शन नंबर 5 में रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्ट इन इशू ही कोर्ट के सामने लेके आइए और लेकर नहीं आइए। तो एक होता है जुडिशरी, एक होता है नॉन जुडिशरी। तो आप देखेंगे जो आप स्टैम्प पेपर खरीदते हैं उस पर गैर न्यायिक लिखा होता है, न्यायिक नहीं लिखा होता है। लेकिन जब वो कोर्ट के सामने प्रिज्यूम कर लिया जाता है, जब तक वो कोर्ट के सामने नहीं आया, समझिएगा, जब तक कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तब तक वो गैर न्यायिक में रहता है। लेकिन जब वो कोर्ट के सामने आ जाता है, कोर्ट उसको प्रिज्यूम कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, अपने संज्ञान में ले लेता है, तब वो इसका मतलब न्यायिक की जगह, गैर न्यायिक की जगह न्यायिक हो जाता है, जिसको कहा जाता है जुडिशरी। तो जहां पर अगर शपथ पत्र दिया जाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन जब वो उसको कोर्ट के सामने प्रिज्यूम, क्योंकि कोई भी शपथ पत्रों पर कार्रवाई की ही नहीं जा सकती है, जब उसको कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, आप कई सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाकर कोर्ट के सामने प्रिज्यूम कराते हैं, कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर ले, यानी उस पर संज्ञान जो है लेने के लिए और डॉक्यूमेंट्स मंगाने लगे, तब वो न्यायिक की गैर न्यायिक की जगह न्यायिक हो जाता है और कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो यानी शपथ पत्रों पर इंडियन एविडेंस एक्ट, मध्यस्थों पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं किया जाता है। तो आपका आंसर ए और बी यानी कि दोनों सही हो जाएंगे, जिसमें लिखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है तो न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर, मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर। तो जब तक वो पेश किया गया है तब तक वो लागू नहीं होगा, लेकिन कोर्ट उसको प्रिज्यूम कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो चीजें उसको मानना पड़ेंगी और कोर्ट उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसको डिस्क्रेशन पावर है, चाहे तो वो एक्सेप्ट करे चाहे तो एक्सेप्ट नहीं करे। तो यानी जब हम देखते हैं कि कोर्ट के सामने शपथ पत्र दिया जाता है तो उसको वो लेगा नहीं, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक तरीके से प्रबल साक्ष्य मानता है, वो इस पे विश्वास नहीं कर सकता। और इसमें और दो चीजें मैं आपको बता दूं क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि शपथ पत्र पर लिखी गई बातें, कही गई बातें एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, क्योंकि एक तरीके से हम पढ़ चुके हैं ओरल एविडेंस, और ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, जो सुना हो, देखा हो, इंद्रियों द्वारा बोधगम किया गया हो, यानी कि उसको एक्सेप्ट करने के लिए कोर्ट के सामने आपको स्वयं आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आप शपथ पत्र देख के आपको उसको एक्सेप्ट करवाते हैं तो वो उसको वापस कर देगा, वो उस पर लागू नहीं होता है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा शपथ पत्रों पर और मध्यस्थों पर ये लागू नहीं होता है, यानी कि ए और बी आपका दोनों आंसर ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आता है सेक्शन नंबर आपका 5। तो देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। पहले आपको देखा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है, तो लागू नहीं होता है तो हमने देखा न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू होता है, लेकिन न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर और मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर ये लागू नहीं होता है। तो इसका ए और बी आंसर सही हो जाएगा। 5th क्वेश्चन में आप देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम
1872 लागू होता है। तो देखिए, किसी न्यायालय में या उसके समस्त न्यायिक कार्रवाइयों पर, किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर, किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों पर, उपरोक्त सभी पर। तो एक क्वेश्चन में आपने 4th में देखा लागू नहीं होता है, और 6 में देख लीजिए लागू होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो लागू होता है नहीं होता है, ना और हाँ में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका एमपी जुडिशरी में जो क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा नहीं में करके पूछता है, इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और सही क्वेश्चन को भी वो गलत करके आ जाते हैं। तो देखिए, आप लिखा हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। तो हम पढ़ चुके हैं, न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर लागू नहीं हो रहा है और मध्यस्थ पे लागू नहीं हो रहा है। तो आप इसमें देखिए, पहला वाला लिखा है किसी न्यायालय में या उसके समक्ष समस्त न्यायिक कार्यवाहियों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है, और बी में देखिए किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर, मध्यस्थ पर ये लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर पहला वाला आप सही कर लीजिए, ये न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है। फिर नेक्स्ट में आप आइए सेक्शन नंबर 6 पर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है। तो वही आंसर हो जाएगा, न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों पर ये लागू होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लागू होता है, मध्यस्थ पे नहीं होगा और शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता है, यानी कि न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाहियों पर ये लागू होता है। तो हम पढ़े थे इंडियन एविडेंस एक्ट नंबर 1 और 1 सितंबर 1872। देखिए, बार बार मैं इस डेट को इसलिए दोहराती हूँ क्योंकि आपको ये दिमाग पे फीड हो जाए। जैसे कि आप कोई भी चीज पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमसे बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए आपको ये अपने दिमाग में फीड कर लेना है, एक मेमोरी में फीड कर लीजिए कि 1 सितंबर 1872 लागू होने की तिथि और प्रवर्तन की तिथि दोनों में अंतर है। ठीक, देख लीजिएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट का बेयरक्ट रखिए सामने, उसमें लिखा है प्रवर्तन की तिथि, लागू होने की तिथि। अब आप ये समझिए लागू होने की तिथि कहाँ है और प्रवर्तन की तिथि कहाँ है। तो 15 मार्च 1872 देखिए ऊपर लिखा होगा सबसे पहले, और नीचे आप देखेंगे तो 1 सितंबर 1872, यानी प्रवर्तन में आया और लागू होने की तिथि। तो लागू कब हुआ और इन्फोर्समेंट कब हो गया, तो आप देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो देखिए, समझिए उसको 1 सितंबर 1872, यानी कि 1 सितंबर 1872 को ये इन्फोर्समेंट की डेट है, और स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो लिखा होगा 15 मार्च 1872। ध्यान देने वाली बात है। तो 15 मार्च 1872 यानी कि ये लागू होने की, और प्रवर्तन में 1872, 1 सितंबर 1872 लागू होने की तिथि है, जिसको कहा जाता है कि ये 1 सितंबर 1872 में प्रवर्तन में आया। तो 15 मार्च, फिर मैं इस बात को दोहरा रही हूँ, 15 मार्च 1872, आप देखिए बेयरक्ट के ऊपर लिखा हुआ है 15 मार्च 1872 ये लागू होने, बता रही हूँ लागू होने की तिथि है, लेकिन नीचे देखिए 1 सितंबर 1872 उसमें लिखा है प्रवर्तन की तिथि। तो प्रवर्तन की तिथि 1 सितंबर 1872 और लागू होने की तिथि 15 मार्च 1872, दोनों क्वेश्चन आपके बदल गए। तो जब हमने देखा था पहले क्वेश्चन में लागू होने की तिथि तो 15 मार्च 1872 और प्रवर्तन की तिथि यानी 1 सितंबर 1872। गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, आंसर आपका सही आ जाएगा। उसके बाद आता है आपका, यानी ये लागू होता है और मध्यस्थ और शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन देखिएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट का छोड़ दीजिए, 7वां क्वेश्चन 8वां हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो समझिएगा, तो हमने देखा था सेक्शन नंबर 3 में फैक्ट, सेक्शन नंबर 3 में हमने देखा था फैक्ट, समझ में आ रहा है ना? तो सेक्शन नंबर 3 में हमने फैक्ट देखा था। तो कोई वस्तु की अवस्था, वस्तु का संबंध, तो
फैक्ट्स मीन इंक्लूड, देखिएगा तो सेक्शन नंबर 3 में फैक्ट देखा था हमने, तो कोई वस्तु की अवस्था और वस्तु का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम हो। तो समझिएगा, कोई वस्तु की अवस्था, वस्तु का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम हो। तो उसमें एक चीज लिखी थी कि क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछ रहा है गाइस ये। तो ये कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, ये एक तथ्य है, ये बात सही है। तो हमने देखा था कोई वस्तु की अवस्था, वस्तु का संबंध, ध्यान दीजिएगा। तो हमने आपको पढ़ाया था, एक पढ़ाया था मानसिक तथ्य और एक भौतिक तथ्य। तो हमने आपको बताया था मानसिक तथ्य और भौतिक तथ्य। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि मानसिक तथ्य और भौतिक तथ्य, यानी कि किसी व्यक्ति ने कुछ सुना एज ए फैक्ट, यह कि किसी ने कुछ देखा एज ए फैक्ट, इंद्रियों द्वारा बोधगम किया एज ए फैक्ट। तो कहने का मतलब ये मानसिक तथ्य हैं, और किसी चीज को छुआ, कोई वस्तु की अवस्था, वस्तु का संबंध। तो यानी कि जब हम पढ़ के आए हैं कोई वस्तु की का संबंध जो क्या है, इंद्रियों द्वारा बोधगम हो। तो गाइस ध्यान दीजिएगा कि जब तक कोई वस्तु है, वस्तु का किसी चीज से संबंध है, और ऐसा संबंध किस अवस्था में है, ये सब क्या है, फैक्ट है। तो हमने दो तरीके से आपको बातें बताई थी, एक बताया था भौतिक तथ्य और एक बताया था हमने मानसिक तथ्य। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यह कि कुछ मनुष्य ने सुना, ये कौन सा तथ्य है, ये भी तथ्य है। यह कि किसी मनुष्य ने कुछ शब्द कहे, ये भी तथ्य है। यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, यह भी तथ्य है। यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, ये भी तथ्य है। लेकिन देखिए इसमें गलत है, इसमें नहीं करके दे दिया है। तो सेक्शन नंबर 3 में आप डायरेक्ट में देखेंगे तो उसमें एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि यह कि कोई मनुष्य कोई ख्याति रखता है, ये एक तथ्य है। लेकिन सी वाला क्वेश्चन देखिए, सी वाला उसमें नंबर देखिए जिसमें लिखा है यह कि कोई मनुष्य ख्याति नहीं रखता है। अगर ख्याति है एज ए फैक्ट, ये जो है एक प्रसिद्ध व्यक्ति है और हमेशा सबको नमस्कार करता हुआ जाता है एज ए फैक्ट, तो तथ्य वो है एक भौतिक तथ्य और एक मानसिक तथ्य। तो सेक्शन नंबर 3 में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कोई वस्तु की अवस्था, वस्तु का संबंध इंद्रियों द्वारा बोधगम हो, ऐसे क्या है, ये फैक्ट है। और इसका सी वाला आंसर देखिए, इसमें लिखा है कि ये ख्याति नहीं है, इसका मतलब ये तथ्य में शामिल नहीं है। तो जब तक ख्याति है, तथ्य नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि इस तथ्य में क्या शामिल नहीं है, तो देखिए लिखा है यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति एक तथ्य नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि कोई अगर ख्याति रखता है एक तथ्य, ख्याति नहीं रखता है तथ्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए अब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 9 में देखिए कि हम सबसे पहले इंडियन एविडेंस के फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इसको किसने बनाया है, तो आपको पता होना चाहिए इसको जेम्स स्टीफन ने बनाया है। 1 सितंबर 1872 को प्रवर्तन में आया, 15 मार्च 1872 को ये लागू हुआ, और इसको बनाने वाले कौन थे, इसको जेम्स स्टीफन थे। हमने आपको जब पढ़ाया था इसमें एडमिशन की डेफिनेशन में भी, तो हमने आपको बताया था कि एडमिशन में भी जो है जेम्स स्टीफन पढ़ाए हैं, और लॉर्ड एटकिन ने कन्फेशन की डेफिनेशन दी है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट बनाने वाले कौन थे, जेम्स स्टीफन। आंसर है, इसको आपको गलत नहीं होना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि है, तो समझिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साक्ष्य विधि है, एज ए सब्सटेंटिव लॉ है, एज ए प्रोसीजर लॉ है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे
कि यानी कि ये कौन सी विधि है, हम लोग पढ़ के आए थे, बार बार मैंने फर्स्ट टॉपिक में ही पढ़ाया था, तो ध्यान दे लीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ाया था। 1 सितंबर 1872 को इन्फोर्स हुआ और इसको बनाने वाले जेम्स स्टीफन थे, और ये प्रोसीजर लॉ है, ना कि एक प्रक्रियात्मक विधि है, ना कि ये कौन सी विधि नहीं है, ये मौलिक विधि नहीं है। तो प्रोसीजर लॉ आप जानते ही कौन कौन सा है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि CRPC है, ये दोनों आपका प्रोसीजर लॉ में आ जाते हैं, और आपका CPC है। तो जो आप प्रोसीजर लॉ समझ लीजिए, प्रक्रियात्मक विधि क्या होती है, मौलिक विधि क्या होती है। तो जहां पर समझिएगा, जहां पर किसी के बारे में एक प्रक्रिया दी गई हो कि उसको कैसे करना है, एक तरीके से क्या है वो प्रोसीजर लॉ है, यानी कोई अपराध घटित होता है तो उसके बारे में एक प्रक्रिया दी गई हो, जैसे CRPC हम पढ़ते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं कि साक्ष्य कैसे लिया जाए, साक्ष्य का मूल रूप क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस क्या होगा, सेकेंडरी एविडेंस क्या होगा, ये सब हमें किस में मिलता है, एक प्रोसीजर लॉ में ही मिलता है, प्रोसीजर बताया जाएगा। लेकिन IPC एक सब्स्टेंटिव लॉ का पार्ट है, वो प्रोसीजर लॉ नहीं है, मौलिक विधि में आता है IPC, क्योंकि उसमें प्रक्रिया नहीं दी गई है, उसमें सीधा सीधा बता दिया गया है कि वो अपराध की परिभाषा और कितना पनिशमेंट दिया गया है, लेकिन CRPC में बता दिया गया है कि यानी कि इसकी प्रक्रिया कैसे चलेगी, इसका विचारण कैसे किया जाएगा। तो आप देखते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट सबके साथ चलने वाला ऐसी विधि है जो सारे एक्टों को कवर करती है। तो जहां पर अगर हम तो CPC के आप देख लीजिए ऑर्डर, रूल और सेक्शन, तो जो सेक्शन में दिया गया है CPC, सिविल प्रोसीजर कोड की बात कर रही हूं मैं 1908, तो जहां पर अगर CPC में हम देखते हैं तो आप देख लीजिए उसी में सेक्शन दिए गए हैं, सेक्शन के बाद ऑर्डर दिए गए हैं, रूल दिए गए हैं, यानी कि तीनों को मिला के उसका परिभाषा खंड भी बता दिया गया है और CPC के अनुसार प्रक्रिया कैसे चलेगी वो भी बता दिया गया है। लेकिन क्रिमिनल लॉ में आप आ जाइए तो आप क्रिमिनल लॉ में देखेंगे कि इसमें आपको IPC के अनुसार आपको पढ़ना है कि अपराध में कौन से पनिशमेंट होंगे, ये भी आप IPC में देख लेंगे, लेकिन CRPC में इसका प्रोसीजर आप देख लेंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट चाहे कोई भी लॉ हो, चाहे लोकल लॉज हो और चाहे आपका प्रोसीजर लॉ हो, सब्स्टेंटिव लॉ का पार्ट हो, इंडियन एविडेंस एक्ट तो सब में चलना है, इसलिए ये एक प्रक्रियात्मक विधि है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि पूछा गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत मौलिक विधि है, प्रक्रियात्मक विधि है, मौलिक और प्रक्रियात्मक दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो आप बताएंगे एज ए प्रोसीजर लॉ है, ये मौलिक विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, साक्ष्य अधिनियम 1872 निम्न में से कौन सी विधि को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का आधार माना जाता है। तो देख लीजिए, आधार माना जाता है तो हमने आपको एक लाइन में बताया था लैक्स फोरी, ना कि लैक्स लोसी। अब लैक्स फोरी का मतलब समझ लीजिए कि जो विधि लैक्स फोरी है, चाहे वो लोकल लॉज हो, स्थानीय विधि जिसे कहा जाता है, चाहे प्रोसीजर लॉ हो, ये सब पे काम करती है, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट एक लैक्स फोरी है, ना कि लैक्स लोसी है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रक्रियात्मक विधि होने के साथ साथ अन्य लॉ को भी ये कवर करती है, इसलिए कहा जाता है इसको लैक्स फोरी। इसमें एक केस आप याद कर लीजिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बेन वर्सेस रेवन का एक केस बताया था, बेन वर्सेस रेवन, बेन वर्सेस खेवन का एक केस आया था जिसमें कहा गया था जहां पर स्थानीय विधि होती हैं उस देश की विधि के अनुसार ये तय होता है जहां पर न्यायालय का स्थान है। तो ध्यान देने की बात है, लैक्स फोरी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बेन वर्सेस रेवन और फार्मर्स वर्सेस रेलवे 1850 में ये बताया था कि उस देश की विधि के अनुसार जहां पे स्थानीय विधि है, जहां पर न्यायालय बैठते हैं, वहां पर तय होगा ये कौन सी विधि के अनुसार आप काम करेंगे। तो कहा जाता है कि लैक्स फोरी है, ना कि लैक्स लोसी है। तो फिर से एक देख लीजिए बात, जहां पर स्थानीय विधि होती है उस देश की विधि के अनुसार तय होता है कि यहाँ पे कौन सी विधि काम करेगी।
तो स्थानीय विधि, लोकल लॉज जिसे कहा जाता है स्थानीय विधि, कि कौन सी स्थानीय विधि है, लोकल लॉज जिसे कहते हैं। तो स्थानीय विधि, लोकल लॉज का यहां मतलब है कि अगर कोई भी लॉ जब बनाया जाता है तो वो कहां कहां पर लागू होगा, तो ये लेक्स फोरी है ना कि लेक्स लोसी है। तो ध्यान दीजिए, वैन वर्सेस खेवन और फार्मर्स रेलवे 1850, इतना ध्यान रखिएगा। वैन वर्सेस खेवन के केस से लेक्स फोरी आया है, यानी कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फार्मर्स रेलवे 1850, फार्मर्स रेलवे 1850 का ये केस है। तो इसमें 3 बातें कही गई हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। वैन वर्सेस खेवन, फार्मर्स रेलवे 1850 का, जिसमें बताया गया है कि जहां पर स्थानीय विधि होती है, जहां पर स्थानीय विधि होती है उस देश की विधि के अनुसार ये तय होता है कि न्यायालय यहाँ पर, जहाँ पर न्यायालय का स्थान है, कि कौन सी विधि रखी जाए, लेक्स फोरी रखी जाए कि लेक्स लोसी रखी जाए। इसका मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेक्स फोरी है ना कि लेक्स लोसी है। तो आपका ये भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो देखिए लिखा हुआ है उस स्थान विधि जो स्थान पर कार्य किया गया है, अपराध किया गया है, उस स्थान की विधि को जहां अन्वेषण या जांच की गई है, उस स्थान की विधि को जहां प्रश्नों से अपना समाधान ढूंढा है, उस स्थान की विधि जहां किसी मामले की कार्रवाइयां की जानी है। तो देख लीजिए डी वाला आंसर सही है, उस स्थान की विधि को जहां किसी मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके आगे आप नोट कर लीजिए, आंसर में नोट करिए अलग से, एक पेपर पर लिख लीजिए या बैलेट पे कहीं लिख लीजिए। लिखिए उस स्थान की विधि को जहां किसी मामले में कार्रवाइयां की जानी है, लेक्स फोरी है। और ये वैन वर्सेस खेवन, फार्मर्स रेलवे 1850 के केस से इसको लेकर आए हैं, और ये आपका लेक्स फोरी आंसर सही हो जाएगा, वैन वर्सेस खेवन का केस। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, सही उत्तर अंकित कीजिए। तो देख लीजिए ये भी लेक्स फोरी पर भी आ रहा है, सही उत्तर इंगित कीजिए। तो ये लेक्स टेलिनिस है, लेक्स फोरी है, लेक्स लोसाई है, तो सीधा सीधा आंसर है लेक्स फोरी। अब आपको इसमें ज़्यादा नहीं समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, साक्ष्य विधि। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, साक्ष्य विधि भूतलक्षी प्रभाव रखती है, व्यक्ति के मूल अधिकारों को प्रभावित करती है, सदैव भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है, और विधि नहीं है। तो साक्ष्य विधि क्या रखती है, भूतलक्षी प्रभाव रखती है, यानी कि ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ये क्या रखती है, भूतलक्षी प्रभाव रखती है, यानी कि ये प्रक्रियात्मक विधि में ही शामिल है। भूत में भी जो अपना साक्ष्य आया है, लेकर आए हैं, उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। जो हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर, जब देखिएगा 13, कस्टम यूजेज, यानी कि अधिकार, प्रथाएं, तो ये क्या है, भूतलक्षी प्रभाव रखती है। जो कस्टम पहले से चले आ रहे हैं वो भी एक तरीके से रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट होता है। तो आप देखिएगा सेक्शन नंबर 13 जरा सा ओपन कर लीजिए, उसमें लिखा है कि यानी कि इसमें कस्टम यूजेज, जो भी प्रथाएं चली आ रही हैं और जो भी रूढ़ियां पहले से हैं, वो भी आज भी कानून उसको स्वीकार करता है। तो इसका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, सॉरी दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा, जिसको कहा जाता है लेक्स फोरी। अब आता है सेक्शन नंबर आपका आ जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 14। तो 13 में हमने देखा था भूतलक्षी प्रभाव रखता है, और क्वेश्चन नंबर 14 में देख लीजिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देशिका के अनुसार। अब देख लीजिएगा उद्देशिका ध्यान से, तो आप देखेंगे संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। सेक्शन नंबर 1 में देखिए संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देशिका के अनुसार है। तो क्या है, साक्ष्य विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना। तो देखिए उसमें लिखा हुआ है, उद्देशिका में आप पढ़ेंगे कि इसका क्या सही है, यानी कि इसका समेकन, संशोधन और समेकन और परिभाषा और संशोधन करना
समीचीन है, यानी इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट देखेंगे 1872 तो लिखा होगा प्रारंभिक पार्ट, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे तो हर एक्ट की एक उद्देशिका होती है, जिसमें लिखा हुआ है उद्देशिका में आप पहली लाइन देखिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा, लिखा हुआ है साक्ष्य विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना। पहली लाइन में लिखा है समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है। इसका मतलब ये जुडिशरी कोर्ट यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग इन कोर्ट है, जिसमें पावर क्या होती है, इसमें अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेंडमेंट की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो जुडिशियली प्रोसीडिंग होती है जिसको कहा जाता है इन कोर्ट, यानी न्यायालयों के अनुसार सारी चीजों को करना होगा, सारी चीजों को देखना होगा। तो जो भी संसद चाहे, पार्लियामेंट चाहे, लॉ बनाकर इसमें अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा कौन सा, कि इसमें लिखा है साक्ष्य विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन, यानी इसका बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आता है लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 15। साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो आप ये समझ लीजिए साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल, देखेंगे साक्ष्य के विधिक नियम, इसका बी वाला आंसर सही है। ए वाला विवेक के साधारण पर नियम, तो एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होता है, प्रोसीजर बाय लॉ होता है, आप समझ सकते हैं। तो प्रोसीजर बाय लॉ होगा। तर्क के नियम नहीं माने जाते हैं क्योंकि रिलेवेंसी फैक्ट और आप फैक्ट एंड इशू को ही साथ में लेके आइए। उपयुक्त सभी नहीं होगा, और इसमें साक्ष्य के विधिक नियम, क्योंकि रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्ट एंड इशू का ही एविडेंस लिया जाएगा, जो आप पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 15 में। तो आपके 15 क्वेश्चन आज मैंने जो बताए हैं, अब आपके जो क्वेश्चन बनेंगे रिलेवेंसी फैक्ट देन फैक्ट एंड इशू, और उसमें हमें कई सारी चीजें पढ़ना रहेंगी, जो सामने आपको देखना पड़ेगा कि रिलेवेंसी फैक्ट और फैक्ट एंड इशू क्या होते हैं। तो बस दो बातों का फिर मैं आपसे कहूंगी, जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, जो पहली लाइन में मैंने बताया था थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो पहली लाइन में जो हमने क्वेश्चन आपको बताया था कि साक्ष्य विधि लागू होने की तिथि और प्रवर्तन, फिर मैं बता रही हूँ इस बात को क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, मुझसे भी कई बार गलत हुआ है, इसलिए आपसे ये गलत नहीं होना चाहिए। तो साक्ष्य विधि लागू होने की तिथि और प्रवर्तन की तिथि, तो देखिए सबसे पहले बैरेक्ट में ऊपर लिखा है, तो वो लागू होने की तिथि यानी 15 मार्च 1872 आंसर है, और जो प्रवर्तन की तिथि है वो 1 सितंबर 1872 है। तो फिर से हम यही बात कहेंगे आपसे कि आप लोग ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं से भी आपको कोई दिक्कत आती है तो फ्रेंड्स आपसे हम यही कहेंगे कि आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आप इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन आप जब हमसे संपर्क बनाए रहेंगे तो हम आपको सही दिशा में उसकी तैयारी कराएंगे। क्योंकि सभी स्टूडेंट, पहला वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया था, हर स्टूडेंट उसको गलत करके आया है, लेकिन फिर से आप जान लीजिए लागू होने की तिथि और प्रवर्तन होने की तिथि, बार बार मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए इस पे विशेष ध्यान दीजिए। और एक अच्छा गाइड हम आपको करेंगे, और इस सेंटर में पेड ग्रुप भी ज्वाइन होने लगे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो जो भी स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप लोग इसमें एडमिशन कराएं और एक अच्छे गुरु का ज्ञान लें, जिससे आपको सारी चीज़ें और सारी बातें आपको मिलती रहें। और एक बात और है कि आप लोग तैयारी से मन ना भटकाएं, आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें और इसको ईजी वे में पढ़िए, समझ के चलिए कि चीज़ों को कैसे पढ़ना है और हमको कैसे प्रिपरेशन करना है। तो और लास्ट बात हम यही कहेंगे कि अब जो हम आपके पास क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आपको जो हम क्वेश्चन बताएंगे, तो हमने फैक्ट तक आपको तैयार करा दिए हैं, हमने आपको पार्ट बता दिया और उसमें फैक्ट बता दिया, कोड बता दिया। अब हम आपको रिलेवेंसी फैक्ट, फैक्ट इशू और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस क्या होते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हम आपको इसको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। आज आप 15 क्वेश्चन सही करिए और उसको पढ़िए, और इस चैनल को जितना हो सके आप लोगों तक